हमारे पास पढ़ना है आज एमओटी। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एमओटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ा, मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ा। कि अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास हर चीज़ अगर एक्सप्लेन कर देता तो एक्स्ट्रा थ्योरी की और थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनेगा। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या था कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम डोनेट करे, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो उस बैलेंस बॉन्ड बोलता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेशन बोलता है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल एक फुलफिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिस मॉलिक्यूल्स में ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग, अच्छा विस्पर्स थ्योरी की, सॉरी विस्पर्स थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं आएगा हमारे पास। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये तो सिंपली रिपल्सन पे बेस्ड था। तो इसी में हम बात करेंगे तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पहला पेयर्ड है, तो हमारे पास वही चीज़ कि एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को फॉर्मेशन। दूसरा जिसमें हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होते हैं, जैसे देखो हमारे पास H2 प्लस ये एग्जिस्ट करता है, हमारे पास ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें देखो क्लोरीन कैसा होगा, जैसे देखो ये दो बॉन्ड्स बनाएगा, ये दो बॉन्ड्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का यूज हो चुका, तो 5, 6 और एक 7, एक पेयर्ड हो गया, एक अनपेयर्ड हो गया। तो जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है मॉलिक्यूल्स में, और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, H+ कर दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है मगर क्यों बॉन्ड फॉर्म नहीं होता वो भी एक्सप्लेन नहीं करता। हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, जैसे O2 हमारे पास होता है 16 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बॉन्ड या विस्पर्स के हिसाब से हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक होता है, मगर O2 जो होता है वो पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करे वो पारामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल जो करे वो डायमैग्नेटिक, बस इतना। और अट्रैक्शन का रिपल्सन का रीजन कैसे होगा कि हमारे पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो पारामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो डायमैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन का B2 का ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो पारामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से जो होता है वो हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास विस्पर्स थ्योरी है वो भी कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हमें एक्स्ट्रा दूसरी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला फर्स्ट, it can't explain the formation of coordination bond, या कोऑर्डिनेट जो भी वो लोग बॉन्ड। दूसरा बात, हमारे पास जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स, जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स होते हैं या ऑड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होते हैं, यहाँ तो सबसे बोल देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स फॉर्मेशन इज नॉट एक्सप्लेन। अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे अगर हम बात कर रहे थे Cl2O की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक लोन पेयर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ClO2 आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे पास जो ऑब्जर्व होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो होना चाहिए ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, यहाँ पे जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 3 बॉन्ड्स कहा जाता है। तो जिस बॉन्ड में हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, जैसे अभी दूसरा बात हमने किया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स पे ये H2+ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड में हमारे पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, जिसमें हमारे पास ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वो एक्सप्लेन नहीं होता है। दूसरा देखना, हीलियम और हीलियम के बीच, हीलियम और हीलियम के बीच जो बॉन्डिंग हमारे पास टोटल हीलियम के बीच कितना होगा? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम हीलियम 2 को प्लस कर दें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड होता है। तो जिस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ऑड बॉन्ड होगा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, इट कांट एक्सप्लेन paramagnetic behavior of O2 and बोरोन B2। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स, B2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेड हो जाएंगे। हमारे पास विस्फस या वैलेंस बॉन्ड जिसे भी एक्सप्लेन करना चाहो तो वो से पेड हो जाएगा। पेड हो जाएगा तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, मगर है कैसा? पैरामैग्नेटिक। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। और हमारे पास जो चौथा होगा, इट कांट एक्सप्लेन कलर ऑफ द कंपाउंड्स, कलर ऑफ कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स में कलर क्यों होता है। क्लियर इतनी बात है? चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसी सब ड्रॉबैक्स को हमारे पास हटाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT को पढ़ेंगे। तो ये सबसे लास्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन होगा किसी केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन के लिए। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताता है। सबसे पहले आते हैं वैलेंस बॉन्ड या विस्फस में। तो हमने क्या बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे एक लड़के और एक लड़की की शादी हो रही है, लड़का लड़का भी हो सकता है आजकल, लड़की लड़की भी हो सकता है। तो अगर किसी भी स्पीसीज का अगर शादी हो रहा है तो उसमें हमारे पास क्या बोलते हैं कि लड़का और लड़की के बीच रिलेशन बन रहा है। ये सिर्फ बोल रहा है वैलेंस और विस्फस। दूसरा क्या है कि MOT क्या बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल का दूसरे के साथ रिलेशन बनेगा। लड़के का ऐसो लड़की के माँ के साथ बनेगा, उसके पिता के साथ बनेगा। तो हर एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन होगा। वो वैकेंट है, वो हमारे पास वैकेंट है, फुल फील्ड है या पार्शली फील्ड है, उससे कोई लेने देना नहीं है। हर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करेगा और उसका डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन में। क्लियर? दूसरी जो बात होती है वो हमारे पास होता है कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा और हर टाइप के ऑर्बिटल एक दूसरे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल जब इंटरेक्ट करते हैं या हमारे पास अगर दो ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 टाइप का इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल जो मानते हैं वो वेव नेचर का मानते हैं। तो वेव 2 तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव से हमारे पास क्या होगा कि जब कंस्ट्रक्टिव से हमारे पास मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा और हमारे पास या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। और दूसरा जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। कंस्ट्रक्टिव से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो जनरेट हुआ उसका एनर्जी कम होगा। डिस्ट्रक्टिव से जो हमारे पास ऑर्बिटल जनरेट होगा वो हमारे पास उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो मॉलिक्यूलर और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास
ये यहाँ पे, अब यहाँ से हम लोग फिर बात करेंगे और उसमें फिर बात करेंगे कि हमारे पास जब दो ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो दो अलग अलग होगा, अलग अलग ऑर्बिटल्स का हमारे पास देखेंगे, इंट्रैक्शन भी देखेंगे। और फिर देखेंगे एक चीज़ कि 14 या 14 से इलेक्ट्रॉन्स जब लेस होता है तो हमारे पास MOT का डायग्राम अलग होगा। जब 14 से ज़्यादा हो जाता है तो उसका MOT का डायग्राम हमारे पास अलग हो जाएगा। क्यों होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालना, और बॉन्ड ऑर्डर से समझेंगे कोई मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर को कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी भी बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास क्या बताएं कि जितने भी टाइप्स के ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल किस टाइप के होते हैं, फुल्ली फिल्ड, पार्शली फिल्ड, और हमारे पास हाफ फिल्ड और वैकेंट। तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल मतलब हम बात कर रहे हैं फुली फिल्ड और पार्शियल फिल्ड और वैकेंट। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट in bond formation। बॉन्ड फॉर्मेशन में सारे हमारे पास सारे टाइप के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? हमारे पास जो अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करेंगे तो दो ऑर्बिटल्स जब हमारे पास ओवरलैप करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो टाइप का इंटरेक्शन, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। पहला तो यहां पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल का नेचर कैसे ले रहे हैं, वेव नेचर्स। in this case orbital have wave nature and two orbitals and two orbital can interact by two ways। तो सबसे पहला जो होगा वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होगा। तो हमारे पास दो टाइप का इंटरेक्शन होगा ऑर्बिटल्स। पहला तो एक बात कि हर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा। दो हमारे पास जितने भी टाइप के ऑर्बिटल होंगे, फुल्ली है, पार्शली फिल्ड है, वैकेंट है, एक ऑर्बिटल किसी के पास है तो दूसरा ऑर्बिटल उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं। और इंटरेक्शन जब होगा तो दो टाइप का इंटरेक्शन होगा। अब उसी चीज को बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। तो वेव की अगर प्रॉपर्टी है तो ऑर्बिटल्स हमारे पास वेव नेचर का होगा। तो अगर वेव नेचर का होगा तो वो दो तरह का से, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। अब यहां से समझना, पहला जो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो जब दो ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पहला बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स हो सकता है। इनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। जितना हमारे पास दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जितना एनर्जी था उससे कम होगा। और इतना भी वही सेम चीज जैसे हाइब्रिडाइजेशन में बात कर रहे थे, जितने ऑर्बिटल्स हम लेंगे, जितने और एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे।
अगर हम दो s और p को मिक्स कर रहे हैं तो जब जनरेट होगा तो sp होगा, वो भी दो ऑर्बिटल जनरेट करेगा। तो यहां पे भी क्या होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। अच्छा यहीं पे एक वो बात लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स in interaction generate same number of molecular ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास इंटरेक्ट करेंगे और जनरेट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उन दोनों का नंबर सेम होगा। तो जब इंटरेक्शंस होगा तो हमारे पास वही दो टाइप का इंटरेक्शंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अच्छा ये बेहतर होगा ये वर्ड ऊपर लिख देते हैं और ये नीचे रहता। इसको पहले हमें नीचे कर, ऊपर वाले को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। हो गया, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंट्रैक्शन जनरेट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन दिस केस ऑर्बिटल्स हैव टू टाइप्स, टू ऑर्बिटल्स हैव वेव नेचर एंड टू or two orbitals can interact by two ways, constructive और destructive। अब आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा जैसे समझना, अगर वेव के हिसाब से ही समझे तो अगर हमारे पास एक वेव आया, ये दूसरे वेव से इंटरेक्ट किया, इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, नहीं हमें चेंज करना थोड़ा सा, ये दूसरे वेव से इंटरेक्ट करेगा, इसको हम मान रहे हैं, एक को मान रहे हैं हमारे पास साई ए और दूसरे को मान रहे हैं साई बी। अब यहाँ से जो एक नया वेव जनरेट होगा, यहाँ से इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास जो नया वेव जनरेट होगा, उसमें हमारे पास जो नया वेव जनरेट होगा उसको साई ए माइनस साई बी बोल सकते हैं। ये एक दूसरे को हटा दे रहा है, यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब इसी को समझते हैं ऑर्बिटल के केस में, सॉरी कंस्ट्रक्टिव लिखे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमें पहले तो डायग्राम थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा। हाँ ये बड़ा हो गया, और इस केस में जब हम साई ए प्लस साई बी लिखेंगे, अगर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें क्या करेंगे, उल्टा, मतलब माइनस कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट है
यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया हमारे पास। अब यहाँ से देखना, अगर इसी चीज़ को हम ऑर्बिटल के केस में समझेंगे, ऑर्बिटल के केस में समझेंगे तो समझना, हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये एक s ऑर्बिटल के साथ रिएक्शंस करेगा, सॉरी इंट्रैक्शन करेगा। अब ये इंट्रैक्शन करेगा तो ये मान यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे सेम फेज में होगा, तो अगर इन इसको पॉजिटिव फेज में मान रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव फेज में होगा। और यहाँ पे जब हमारे पास जनरेट होगा, जब यहाँ से हमारे पास जनरेट होगा तो कुछ ऐसा बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाते हैं। यहाँ से क्या हुआ कि ये दो ऑर्बिटल्स हुआ तो दोनों फेज हमारे पास क्या होगा, जो पोर्शन मर्ज हो गया वो साइज बड़ा हो जाता है, और कुछ नहीं हमारे पास सेम। तो यहाँ से या तो सीधा सिंपली एक बड़ा सा स्फीयर हम भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो एस का जो साइज बनेगा वो हमारे पास वो बड़ा सा साइज बना दे। इससे बेहतर है कि बड़ा सा ही स्फीयर थोड़ा सा, अच्छा ये हटेगा नहीं, हमारे पास जो शेप एक और शेप होगा यहाँ पे कुछ ऐसा बना दे, ये सबसे बेहतर रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। दूसरी तरह हम p का भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक p ऑर्बिटल्स है, एक p ऑर्बिटल है, दूसरा हमारे पास p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। एक हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर जाएगा, तो यही हमारे पास इंटरफेरेंस होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इसी अच्छा एक डायग्राम जब हमारे पास यूज ही करें, जिस फेज में हमारे पास ये ओवरलैप करेगा वो जैसे पॉजिटिव का साइज बड़ा हो जाएगा और जो नेगेटिव का साइज है वो श्रिंक कर जाएगा। अब समझना, देखो पॉजिटिव ओवरलैप करवा रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव ओवरलैप करवा रहे हैं तो नेगेटिव श्रिंक कर जाएगा और पॉजिटिव बढ़ जाएगा। अब यहाँ से समझना दो तीन चीज़ें और समझना कि जितना हमारे पास पहले नोड था उतना ही नोड्स हमारे पास बाद में भी जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे 0 नोड था, यहाँ पे भी 0 नोड, कोई नोड ही नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई नोड नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास एक नोड था, यहाँ पे हमारे पास 2 नोड, एक टोटल 2 हो गया, तो यहाँ पे भी जब हमारे पास जनरेट होगा तो ये 2 नोड्स जनरेट होगा। तो जितना हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नोड होगा उतना ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी नोड्स जनरेट होगा। तो यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमारे पास 2-3 बातें हम लोग नोट डाउन करेंगे। अगर हमारे पास इफ ऑर्बिटल have constructive interference, then their energy get loss, ये एनर्जी गेट रिलीज बोल सकते हैं। हाँ, एनर्जी गेट डिक्रीज, और एनर्जी जब डिक्रीज कर जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। एनर्जी गेट रिलीज एंड बिकम मोर स्टेबल। पहला बात कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, और एनर्जी डिक्रीज कर गया तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा बात यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव
interference can generate sigma and pi bonding molecular orbital. क्लियर? एक तो पहले बात कर चुके हैं, हमारे पास अगर बॉन्डिंग में जितना हमारे पास बॉन्डिंग में जितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल जितना इंटरफेरेंस से पहले होगा और इंटरफेरेंस के बाद जितना हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा. अगर हमारे पास दोनों सेम होगा तो यहाँ पे भी वही सेम चीज रहेगा, वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव, तो वो लिखने के लिए अब कोई मतलब नहीं है. दूसरा जो हम बात कर रहे थे, नोड्स का नंबर, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर नोड जितना पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में था उतना ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी नोड सेम ही रहेगा. नंबर ऑफ नोड इन एटॉमिक ऑर्बिटल is equal to number of node in molecular orbital. इसी तरह डी का भी कर सकते हैं, जहां पे मर्ज कर जाएगा बस वो पोर्शन बड़ा कर देना है और जो वो लोब बड़ा कर देना है, और जहां पे हमारे पास जो लोब इंटैक्ट करेगा वो बड़ा कर देना, और जो लोब इंटैक्ट नहीं करा उसको श्रिंक कर देना, और कुछ नहीं करना आप लोगों को. दूसरा जब हमारे पास है कि इसी में जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था, अब हम बात करेंगे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में समझना कि हमारे पास पहला, जैसे अगर हम यहाँ पे साई ए साई बी जब इंटरैक्ट कर रहा था साई ए प्लस साई बी कर रहे थे, तो यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा हमारे पास. अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन ले रहे हैं तो पहला ये साई है और ये हमारे पास साई बी है, तो ये पहला दोनों सेम फेज में इंटरैक्ट करेगा. यहाँ पे एक फेज अपोजिट था तो एक, अगर हम एक फेज ऊपर था तो यहाँ पे नीचे है, तो हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेम फेज में इंटरेक्शन होगा. सेम फेज इंटरेक्शंस, सेम फेज इंटरेक्शन, और डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास डिफरेंट फेज इंटरेक्शंस. तो यहां पे अगर डिफरेंट फेज होगा तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो जनरेट होगा वो हम लिख सकते हैं साई ए माइनस साई बी. ये मोड लगा देते हैं जनरली. अब यहां से समझना, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल्स अगर हम लेंगे तो हमारे पास, जैसे अगर हमने s ऑर्बिटल कंसिडर किया, हमारे पास s ऑर्बिटल है, दूसरा s ऑर्बिटल लेंगे तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो सेम फेज में नहीं होगा. अब यहाँ से हमारे पास जो जनरेट होगा वो हमारे पास पहला जिस फेज में इंटरेक्शन हो रहा है वो हमारे पास उस जिस फेज में इंटरेक्शन होगा वो जो अब पहले के कंस्ट्रक्टिव में था क्या था, वो जिस फेज में जो लोब इंटरेक्ट कर रहा था उसका साइज बढ़ रहा था, और अगर हमारे पास जिस फेज में अगर अब इंटरेक्ट करेगा वो साइज घट जाएगा. अब यहाँ से इस चीज को समझना कि जैसे अगर हमारे पास ये फेज था पॉजिटिव, ये दूसरा नेगेटिव, तो ये डिफरेंट फेज हो गया. अब यहाँ पे जब इंटरेक्शंस करेगा तो ये पहला जितना था साइज घट गया, और दूसरा बात जितने नोड्स थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उससे एक नोड हमारे पास ज्यादा आ जाएगा. यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. तो हमारे पास एक ऑर्बिटल आया, दूसरा ऑर्बिटल डिफरेंट फेज, एक प्लस में दूसरा माइनस में इंटरेक्ट करेगा, तो हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरेक्शन होगा ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस है. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जनरेट करेगा और इसमें सिग्मा और पाई जनरेट होगा, मगर उसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार बोलेंगे. एंटी बॉन्डिंग दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं. दूसरा, अगर हम एक पी ऑर्बिटल्स अगर कंसिडर करें,
एक हमारे पास p ऑर्बिटल है, दूसरा फिर हमारे पास एक p ऑर्बिटल लिया, दूसरा हमने p ऑर्बिटल्स कंसिडर किया। अब यहां से समझना, ये साइडवाइज भी इंट्रैक्शंस हो सकता है और हमारे पास सेम साइडवाइज और हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा अब यहां से समझना, यहां पे एक नोड था, यहां पे दूसरा नोड, यहां से देखना है एक नोड है, दो नोड है, और जिस नोड में इंट्रैक्शन किया उसमें भी हमारे पास एक नोड क्रिएट होगा। तो हमारे पास जितना नोड्स होंगे, जैसे कंस्ट्रक्टिव में जितना भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, तो जितना नोड एटॉमिक ऑर्बिटल में था उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मगर जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में जितने नोड्स होंगे उससे ज़्यादा नोड्स क्रिएट होंगे। तो अगर हम यहाँ से साइन की बात करें तो एक हमारे पास पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव फिर इंटरेक्ट करेगा पॉजिटिव से, फिर ये नेगेटिव, तो ये हमारे पास जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है उस पर हमारे पास इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है, और जो इंटरेक्ट कर रहा है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा एक और ले सकते हैं कि पी ऑर्बिटल का अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं, साइडवाइज भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और साइडवाइज ओवरलैपिंग होता तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। जैसे अगर हमारे पास p ऑर्बिटल्स कंसिडर किए, एक p ऑर्बिटल हमने लिया, ये दो p ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखना, हमारे पास जो नोड्स है, नोड है, वो पहले हमारे पास यहाँ पे एक नोड था, दूसरा नोड यहाँ पे था, तो इस फेज में तो नोड रह गया, दूसरा यहाँ पे भी एक नोड आ गया। तो अगर हमारे पास ये, अगर यहाँ से जो अगर हम बोल रहे थे, जैसे अगर हम अलग अलग फेज का अगर देखें, तो अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल था वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं। ये हमारे पास पी हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा था तो ये सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा। तो सिग्मा हमारे पास ये NS, कोई भी N हमारे पास ये NS और ये NS ऑर्बिटल होगा, ये NP और ये NP, तो सिग्मा हमारे पास NP ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा। दूसरा, यहाँ से अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये NS था, ये NS था, यहाँ पे सिग्मा स्टार फॉर्म होगा, सिग्मा स्टार NS। यहाँ पे हमारे पास क्या था, NP और ये NP, तो सिग्मा बॉन्ड्स हेड ऑन ओवरलैपिंग करा था, तो ये हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग NP बनेगा। यहाँ पे हमारे पास NP था, ये NP साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहा था, तो ये यहाँ से पाई बॉन्डिंग फॉर्म होगा, तो पाई कैसा, एंटी बॉन्डिंग, ये NP आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते थे। यहाँ पे जब p ऑर्बिटल्स वाला इंट्रैक्शंस अगर हम दिखाएंगे तो p ऑर्बिटल्स वाले में डायरेक्ट हम डायग्राम बना देते हैं। जैसे अगर एक p ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे भी एक नोड था, तो ये जब p ऑर्बिटल्स हमारे पास ओवरलैप करेगा तो बीच वाला श्रिंक बड़ा हो जाएगा, जो इस फेज में कर रहा था तो उसी फेज में हमारे पास वो बड़ा हो जाएगा। या तो इसको और बेहतर से करना चाहोगे तो एक स्फीयर ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास नोड आ जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे इंट्रैक्शन अलग अलग होता है। तो अब यहाँ से अगर एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना चाहेंगे, तो जब एंटी बॉन्डिंग, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। पहला तो इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, energy of molecular orbital get increase
and stability get decrease. दूसरा पॉइंट है कि इन दिस केस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग molecular orbital and pi anti bonding molecular orbital get generated. और जितना जनरेटेड, दूसरा बात, जितना नोड्स हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे पास नोड्स होगा. Number of node in atomic orbital have after interaction more than one node generated. क्या इतनी बातें क्लियर? तो यही है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि हमारे पास एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन का दो तरीका हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव होगा तो एनर्जी घटेगी, अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव होगी तो एनर्जी बढ़ेगी. कंस्ट्रक्टिव में दो टाइप्स का हमारे पास इंटरेक्शन दो ही टाइप का होगा, वही हेड ऑन और एक साइड ऑन. अब हमारे पास अगर हेड ऑन होगा तो सिग्मा बॉन्ड, अगर हमारे पास साइडवाइज होगा तो पाई बॉन्ड्स. वही चीज सेम दूसरा कि जो आप जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ते थे, एस ऑर्बिटल हमेशा जो बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा. तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, पी वाला हमारे पास सिग्मा और पाई दोनों बना सकता है. तो पी का जब इंट्रैक्शन होगा तो सिग्मा और पी दोनों, हमारे पास सिग्मा और पाई दोनों फॉर्म होगा. तो अब यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे हमारे पास है, अच्छा और एक दो बातें और लिख लेते हैं. अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स का, अब यहाँ से दूसरा चीज़ है कि एमओटी से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे पास बॉन्डिंग में कितने और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल्स हैं और डिवाइड बाय 2. तो यहाँ से इसको या तो हम एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं या फिर हमारे पास डायरेक्ट है, सो इसी के पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं. तो जैसा इसके एप्लीकेशन में पढ़ते तो बेहतर होगा. अब कुछ मॉलिक्यूल्स हम देख लेंगे और उसमें हमारे पास पहला तो हम बात करेंगे कि जिसमें हमारे पास पी ऑर्बिटल्स इंटैक्ट नहीं कर रहे हैं. तो जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और हमारे पास बेरियम, इतने एलिमेंट्स देख लेते हैं जिसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिर्फ एस में होंगे. तो उसके पहले बात कर लेते हैं. उसके बाद जब पी ऑर्बिटल आएगा तब एक टर्म्स पढ़ेंगे एसपी मिक्सिंग, और एसपी मिक्सिंग से समझेंगे होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. तो सबसे पहला अगर हमारे पास, अच्छा एक बॉन्ड ऑर्डर वाला समझ ही लेते हैं. बॉन्ड ऑर्डर समझ ही लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता क्या है. बॉन्ड ऑर्डर बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, कि दो एटम्स के बीच बॉन्ड कितना है. बॉन्ड ऑर्डर पहले तो सब लिख लेते हैं. हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर is a number of bond between two atom. और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस number of electron in anti bonding molecular orbital divided by 2. तो ये हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला. सबस्ट्राइक होता है, ऐड ऑन नहीं होगा. चलो और यहाँ से दो तीन और बातें समझना कि अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है
तो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारे पास अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जीरो आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इफ bond order if bond order have positive value then molecule will exist। और दूसरा, if bond order is zero then molecule doesn't exist। दूसरा समझना, जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल्स की, क्यों अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो हमारे पास स्टेबल ज़्यादा होगा। तो यहाँ से दूसरा बात ये समझ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज़्यादा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर इट्स स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा हायर उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। अब देखो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर सेम भी तो हो सकता है, जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तब स्टेबिलिटी की बात कैसे करेंगे? तो अगर हमारे पास इफ बॉन्ड ऑर्डर are same for two molecules then lower the number of electron in anti bonding molecular orbitals। lower the number of electrons in anti bonding molecular orbital have high stability। जैसे अगर दो मॉलिक्यूल्स है दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, मगर एक का बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम है और एक का ज्यादा है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। कि एंटी बॉन्डिंग जब आ रहा है तो हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहा है, और हायर एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हायर एनर्जी लोअर दिस स्टेबिलिटी। क्लियर? तो इतनी चीजें होंगी। अब यहां से या डायरेक्ट हम लोग एसपी मिक्सिंग के बाद ही समझ लेते हैं, एसपी मिक्सिंग ही कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे। अब यहां से देखेंगे एक चीज होता है जिसको बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग हमारे पास जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखते हैं तो उसमें एक फेनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। अब एसपी मिक्सिंग होता क्या है उसकी बात समझेंगे। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 या 14 से कम होता है, तो बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसका 14 और 14 से इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हमारे पास एसपी मिक्सिंग होता है, एसपी मिक्सिंग का मतलब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल क्या होगा? मिक्स होगा। अगर हमारे पास एक्सपी मिक्सिंग होता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल जब इंटरेक्ट करेंगे, जैसे अगर हमारे पास देखो, सबसे पहला अगर हमारे पास दो टाइप का है, इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा एक डायग्राम समझना।
या फिर इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्ट सिर्फ पी की बनाते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहाँ पे p ऑर्बिटल है तो तीन हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स होंगे, px, py और pz। तो ऊपर वाले में भी हमारे पास एक p ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे दो टाइप का इंट्रैक्शंस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो टाइप का p ऑर्बिटल्स दो तरह के इंट्रैक्शन कर सकते हैं, हेड ऑन हेड ऑन और साइड ऑन साइड ऑन। अगर हमारे पास हेड ऑन ओवर करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड्स, और पाई अगर हमारे पास साइड ऑन करेंगे तो पाई बॉन्ड्स। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये दोनों ऑर्बिटल्स हमारे पास इंटरेक्ट करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड्स की जनरली हमारे पास बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होगी। सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है मतलब इंटरेक्शन ज्यादा मतलब एनर्जी कम। तो हमारे पास p ऑर्बिटल्स अगर इंटरेक्ट करेंगे, p ऑर्बिटल्स हमारे पास इंटरेक्ट करेंगे तो एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा। अब दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास दूसरा जो इंटरेक्शंस होगा, ये जो दूसरा इंटरेक्शंस होगा उसमें हमारे पास पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह हमारे पास इसका एक बॉन्डिंग, अगर बॉन्डिंग हो रहा है तो हमारे पास एक एंटी बॉन्डिंग वाला भी होगा। तो जब हमारे पास ये दो टाइप का हमारे पास फॉर्म हुआ, इसी तरह एक हमारे पास ये p ऑर्बिटल्स का हमारे पास बना। दूसरा हम p ऑर्बिटल्स का अगर बनाना चाहेंगे तो इस केस में भी हमारे पास डिफरेंट इंटरेक्शंस पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बार इंटरेक्शन होगा जिसमें एनर्जी घटेगी, और इसमें भी दो टाइप का, एक सिग्मा बॉन्ड्स का और एक पाई बॉन्ड्स का। अब देखो टोटल कितने हैं, p ऑर्बिटल्स हमारे पास किसी भी एनर्जी लेवल, जनरली हम लोग 2p की ही बात करेंगे। तो अगर हमारे पास एक p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, तो p में कितने, 3, और इधर भी 3, 6। तो 3 और 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 6 ऑर्बिटल्स हमारे पास जनरेट होंगे। तो एक हमारे पास एक सिग्मा जनरेट होगा, तो एक सिग्मा p होगा, और हमारे पास p अगर एक सिग्मा बनाएगा तो 2 अगर p हमारे पास देखो, अगर हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा। तो 3 ऑर्बिटल्स में हम मानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स है एक दूसरे से इंटरेक्ट जो कर रहे हैं वो हम मानते हैं कि z ऑर्बिटल है। हम किसी को भी मान सकते हैं, मगर जो बुकों में लिखा रहता है वो z ऑर्बिटल मानते हैं। तो यहाँ पे pz मान लेते हैं कि z और z ओवरलैप किया होगा। तो z से हमने याद करो कि p ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन पढ़ा था और उसमें टेबल बनाया था। तो उसमें अगर z ऑर्बिटल, अगर हमारे पास z का ही अलोंग इंटरेक्शन है तो pz जो बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, px और py हमारे पास पाई बॉन्ड्स बनाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर सिग्मा बना तो एक सिग्मा, अगर सिग्मा में जितना एनर्जी घट रही हो उतना ही बढ़ रही होगी, तो सिग्मा स्टार हमारे पास ज्यादा होता है। पाई हमारे पास, इसमें अगर कम एनर्जी घट रही है तो कम ही एनर्जी हमारे पास बढ़ेगी। तो एक हो जाएगा हमारे पास p पाई स्टार और p पाई स्टार, ये जो होगा एक x होगा और एक y होगा। अब दूसरा जो हमारे पास क्या होता है कि एक केस ऐसा आता है जिसमें पाई बॉन्ड्स हमारे पास नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा क्यों, वो अभी सब समझेंगे। यहाँ पे जो रीजन होता है हमारे पास पाई px नीचे आ जाएगा, पाई हमारे पास पाई py, और यहाँ पे सिग्मा pz हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पाई स्टार px, पाई स्टार py, और यहाँ पे सिग्मा स्टार हमारे पास pz। ये दो टाइप का p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होता है। तो जब हमारे पास sp मिक्सिंग, ये हमारे पास विदाउट sp मिक्सिंग है, ये विदाउट sp मिक्सिंग, कि जब sp मिक्सिंग नहीं हुआ तो नॉर्मल सा सिग्मा बॉन्ड नीचे है, पाई बॉन्ड्स ऊपर है, और ये विथ sp मिक्सिंग है, विथ sp मिक्सिंग,
कि ये sp मिक्सिंग के साथ है। तो पहला समझेंगे अब ये में sp मिक्सिंग है क्या, और इसमें हमारे पास एनर्जी पाई का नीचे क्यों आया। तो जब हमारे पास sp मिक्सिंग पहला कब होगा, 14 या 14 से, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो उसके बाद अगर 14 और 14 से अगर कम होंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी, एटॉमिक नंबर भी कम होगा, एटॉमिक नंबर कम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कम होगा। तो जब हमारे पास sp और sp मिक्सिंग तभी होता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कम हो, प्रोटॉन्स कम हो तभी sp और sp, तो वो बॉन्डी जो है वो 14 या 14 से कम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जब हमारे पास sp मिक्सिंग करते हैं ना, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल जो जनरेट हो रहा है, ये इंटरचेंज किसके बीच हो रहा है, सिग्मा p और सिग्मा सॉरी पाई p के बीच। यही वजह हो रहा है कि इसके कारण हमारे पास एनर्जी इसका डिफरेंट होता है। तो होता क्या है, हमारे पास जो जनरली sp और sp मिक्सिंग होगा 14 या 14 से कम है, मतलब 2s और 2p का मिक्सिंग होगा। अगर 14 या 14 से कम ले रहे हैं तो हमारे पास वो कौन सा होगा, 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल। तो 2s और 2p ऑर्बिटल जब हमारे पास जिसमें एटॉमिक नंबर कम है, मतलब 14 या 14 से कम होता है, तो उस केस में क्या होता है, मिक्सिंग होती है। और मिक्सिंग होती है तो इस केस में हमारे पास जो ऑर्बिटल जो जनरेट होगा, यहां पे नीचे, इसके नीचे अगर हमारे पास ये 2p ऑर्बिटल्स अगर कर रहे हैं तो 2p ऑर्बिटल, 2p जो ऑर्बिटल, इससे नीचे आएगा 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल का जो सिग्मा बॉन्ड्स बनता है, और हमारे पास जो 2p ऑर्बिटल्स का, 2p ऑर्बिटल्स का हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा। 2s ऑर्बिटल का जो सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, 2p ऑर्बिटल का जो सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, उस दोनों का जो हमारे पास जो सिमेट्री होती है वो सेम हो जाती है। और सेम सिमेट्री की वजह से क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है घटती है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो ये जो सिग्मा जो हमारे पास है, सिग्मा 2p, ये एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऊपर चला जाता है, पाई की एनर्जी नहीं बढ़े। फिर से बता रहे sp मिक्सिंग कब होगा, जब हमारे पास नंबर लोअर एटॉमिक नंबर, वो लोअर एटॉमिक नंबर मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर देते हैं, तो 14 या 14 से कम, 14 और 14 से कम हो जाएगा तो वो 2s और 2p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। किसी में 3s और 3p का मिक्सिंग नहीं होगा, सिर्फ मिक्सिंग जो होता है वो 2s और 2p ऑर्बिटल का होगा। और जब मिक्सिंग होगा तो हमारे पास 2s जब मिक्सिंग करेगा तो सिग्मा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, और हमारे पास 2p जो बनाएगा वो भी एक सिग्मा बनाएगा, एक सिग्मा। तो इन दोनों की जो सिमेट्री होती है वो सेम हो जाती है, और सिमेट्री जब सेम हो जाता है तो उनमें रिपल्सन अराइज होगा, और रिपल्सन जो ज्यादा अराइज होता है वो हमारे पास सिग्मा 2p में होता है। और इसमें रिपल्सन अगर अराइज होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी, सॉरी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये अगर हम मान रहे हैं ये हमारे पास जो है ये एनर्जी है, तो ये यहाँ पे जो एनर्जी है, तो यहाँ पे जो हमारे पास p है इससे ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाला फॉर्म होगा। क्या बात समझ में आया, अरे हाँ या ना। चलो अब यहां से समझेंगे, फिर से वही जो हमने इतनी बातें लिखा उस चीज को समझेंगे कि sp मिक्सिंग क्या है। when total electrons, sorry when total electron of molecule is 14 or less than 14, then 2s and 2p orbital get mixed and a phenomena of sp mixing is happen। sp मिक्सिंग हैपन होगा। तो जब हमारे पास जो 2s यहां से क्या होता है, जब sp मिक्सिंग होता है तो हमारे पास 2s का जो सिग्मा बॉन्ड्स होगा और 2p का जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो दोनों का सिमेट्री सेम होगा, और सिमेट्री सेम तो रिपल्सन अराइज होगा, रिपल्सन अराइज होगा तो एनर्जी राइज कर जाता है 2p का। when sp mixing happen then symmetry of
सिग्मा 2s, सिग्मा 2s से बेहतर लिख देंगे सिग्मा स्टार 2s कर दे, क्योंकि स्टार वाले से ही होगा। सिग्मा 2s स्टार एंड सिग्मा 2p हैव सेम symmetry happen then symmetry of 2s and इतना have sorry यहाँ तो ऊपर लिख दे when sp mixing happen then symmetry of 2s and 2 sigma 2p have same symmetry, have same, इतना ही तक रखते हैं same, so repulsion arises and energy of sigma 2p get increase, और sigma 2p का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज, देन एनर्जी ऑफ 2p pi and 2p sigma 2p sorry pi 2p, then the energy of 2p pi is less than sigma 2p। क्लियर कि अगर हमारे पास रिपल्सन अराइज होगा तो सिग्मा 2p का एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर एनर्जी बढ़ जाएगा तब क्या होता है कि सिग्मा 2p की एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ सिग्मा 2p वो घट जाएगी, और घटेगी नहीं मतलब वो तो वही रहेगा, मगर जो सिग्मा 2p की एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऊपर चला जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिग्मा 2p की एनर्जी लेस होगी देन सिग्मा सॉरी पाई 2p की एनर्जी लेस होगी और देन सिग्मा 2p, तो ये हमारे पास दो ऑर्बिटल जनरेट होगा। अब क्लियर? तो कब हमारे पास जो हमारे पास सीधा सिंपली जो होता है वो 14 या 14 से लेस में होता है, तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि सिमेट्री सेम हो गया, सिमेट्री सेम हो जाता है तो इस वजह से। अगर जब 14 से ज्यादा हो जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, तो सिमेट्री अगर सेम भी हो जाएगा तो हमारे पास स्पेस बढ़ जाता है, तो इसमें रिपल्सन कॉज नहीं करता, वो ऑब्जर्व ही नहीं होता। तो सिर्फ sp और sp जो मिक्सिंग होगा जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 या 14 से कम होगा तभी होगा। तो ये दो बातें याद रखना, इससे पहले जितना होगा वो भी सेम और इसके बाद भी होगा वो सेम। तो हमें जो देखना है वो हमारे पास सिंपली जो देखना है वो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 20 तक ही देखना है, कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमारे पास 20 आ जाए, 20 या फिर हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास 1s2 2s2 2p हमारे पास 6 दूना 8 8 2 10, हाँ 10 2 20, तो टोटल हमें 20 तक ही देखना है। तो हमें जो पढ़ना है 1s 2s 2p हमारे पास इतना ही तक रहेगा, फिर हमारे पास 3s की बात नहीं करनी है। और दूसरी बात, ये जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करेंगे, ट्रायटॉमिक के लिए भी होता है मगर हमें पढ़ना नहीं, सिर्फ हमें पढ़ना है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अब हमारे पास किसी एक मॉलिक्यूल्स का हमारे पास MOT डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे अगर हमारे पास एक छोटा, पहले तो छोटे मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास H2 की बात करेंगे, H2 की बात करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या होगा कि इसमें अगर H2 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब अगर 1s1 है तो यहां से हमारे पास समझना कि ये एक s ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से s ऑर्बिटल हमेशा कौन सा जनरेट करेगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हमारे पास जो ऑर्बिटल जनरेट होगा वो हमेशा सिग्मा जनरेट होगा। तो ये हमारे पास है 1s, ये 1s, ये किसका, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, यहां पे एक, तो ये दो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे। तो यहां पे ये कैसा है, यहां से इधर जो हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां इधर भी कौन सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां से जो वर्टिकली हमारे पास जो होता है वो हमारे पास है एनर्जी को इंडिकेट करता है, ये लाइन हमारे पास एनर्जी को इंडिकेट करेगा। तो अब अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल इंटरेक्ट किया कंस्ट्रक्टिव वे में तो हमारे पास सिग्मा 1s जनरेट होगा।
अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो सिग्मा स्टार 1s क्रिएट होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए जब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपने पढ़ा था अबव प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, सेम यहाँ पे भी वही रूल्स अप्लीकेबल होंगे। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में वो जो रूल आपने अप्लाई किया था सेम यहाँ पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे पास लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी पहले फील करेंगे उसके बाद हायर एनर्जी बात करेंगे। तो लोअर एनर्जी, अब यहां से देखो अगर इस केस में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर बताया था कि एंटी हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में कितने होंगे? तो 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0 डिवाइडेड बाय 2, ये 2/2 1 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब हमारे पास 2 एटम्स के बीच बॉन्ड कितना है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखो यहां से बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। मैग्नेटिक नेचर अगर हम पता करना चाहेंगे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर, तो हमारे पास जो H2 होगा वो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। क्लियर? अब देखो हमारे पास H2 प्लस की बात करेंगे, H2 प्लस की अगर हम बात करेंगे तो एक हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास 1s1 होगा और दूसरा जो हाइड्रोजन होगा उसके प्लस होगा, तो उस पे क्या होगा? 1s0। अब यहां से समझना, हमने शुरू में बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कि हमारे पास एक के पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? कंप्लीटली फिल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्शली फिल्ड और वैकेंट भी पार्टिसिपेट करेगा। हर टाइप के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक हमारे पास s का एक खाली ऑर्बिटल है और एक s का पर एक इलेक्ट्रॉन है, पार्शली फिल्ड है। तो यहां पे हमारे पास जब ऑर्बिटल्स आएंगे, ये 1s का ऑर्बिटल, ये दूसरा 1s का, ट्राई करेंगे जब भी ये डायग्राम बनाए तो दोनों एक ही लाइन पे होना चाहिए, कॉलिनियर होना चाहिए, ताकि ऐसा एनर्जी दोनों का सेम आ जाए, क्योंकि दोनों का हाइड्रोजन सेम ही है, हाइड्रोजन ही है, तो एक ही है। अब देखो यहां से हमारे पास जो दो इंटरेक्ट करेंगे तो यहां से हमारे पास 2 ऑर्बिटल जनरेट होगा, एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इधर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा हमारे पास 1s, ये सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 0 डिवाइड बाई 2, ये 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और दूसरा जब हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो गया, दूसरा अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम दोनों में मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे H2 और H2 प्लस में, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी, तो H2 प्लस, लेस स्टेबल H2 मोर स्टेबल। ये डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखवाया था, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हमारे पास 1 आया, इसका 0.5 आया, तो 1 का ज्यादा होगा। जो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा, क्या डायमैग्नेटिक नहीं रहे, हमारे पास यहां पे कुछ लिखे हैं, यहां देखना, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, उसकी बात कर रहे हैं। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से स्टेबिलिटी हमारे पास एक्सप्लेन नहीं होती। चलिए यहां से एक दूसरा मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल्स बोलो। डायटॉमिक, H2O2 नहीं लेंगे, हमेशा डायटॉमिक की बात करते हैं। H2O2 वो डायटॉमिक है। चलो यहां से देखो, अगर हम बात करते हैं N2 की, अब N2 की बात करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स? 7, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 7, 7, 7, 14, तो इसमें sp मिक्सिंग होगा, तो sp मिक्सिंग होगा तो पाई वाला नीचे 2p और सिग्मा वाला 2p ऊपर आ जाएगा। तो ये डायग्राम बनाते समय हमेशा याद रखिए। तो नाइट्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p हमारे पास 3 होगा।
अब यहाँ से देखें हमारे पास 1s ऑर्बिटल, इसका 1s ऑर्बिटल इंट्रैक्ट करेगा तो एक सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s इसका इंट्रैक्ट करेगा तो एक सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर 2p अगर इसका इंट्रैक्ट करेगा, 2p इंट्रैक्ट करेगा, 2p इंट्रैक्ट करेगा तो नीचे हमारे पास पाई आएगा, उसके ऊपर सिग्मा आएगा, फिर यहाँ पे एनर्जी सिग्मा की पाई की ज़्यादा और उसके सिग्मा की एनर्जी, सॉरी सिग्मा की एनर्जी कम ज़्यादा होगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की सिग्मा की ज़्यादा होगी और पाई की कम। अब यहाँ से देखते जाओ हमारे पास ये 1s 1s 2s 2s, ये हमारे पास 2p तो 3 बॉक्स होगा, ये 2p। अब हमारे पास 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 1 2 3, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे 2 ऊपर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पाई ऑर्बिटल नीचे होगा, सिग्मा ऊपर, फिर पाई ऑर्बिटल, फिर सिग्मा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा और ये छठा। अब देखो हमारे पास यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने 2 2 4 और हमारे पास 6 10 आ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 2 4 डिवाइड बाय 2, तो 10 में हमारे पास 4 गया तो 6/2, ये 3 आ जाएगा। अगर 3 आया तो उस केस में मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हमारे पास देखो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास ये कैसा आ जाएगा डायमैग्नेटिक। तो इस तरह आप किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो। एक छोटा सा एक लास्ट और करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। तो अगर हमारे पास अबर ले लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2- का कंसिडर करते हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स O2 2 पर माइनस कर लेते हैं। देखो अब हमारे पास कितना ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 दूना 16 हो गया, 16 और 2 नेगेटिव है तो 2 और आ जगह 16 और 2 18, तो टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 18 ऑक्सीजन 2 माइनस थे तो एक ऑक्सीजन पे एक ही माइनस होगा, तो ऑक्सीजन माइनस होगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 5 आ जाएगा। अब यहां से देखें इसी तरह हमारे पास फिर से इसका डायग्राम जनरेट करेंगे। हमारे पास क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल, दूसरा भी हमारे पास s ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल, फिर दूसरा का 2s, फिर 2s होगा, फिर हमारे पास 2p होगा और 2p होगा, फिर हमारे पास 1s इंट्रैक्शन करेगा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s करेगा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर 2p करेगा तो हमारे पास बॉन्डिंग 2, एक सिग्मा का और एक पाई का, एंटी बॉन्डिंग भी होगा तो सिग्मा और एक का पाई का होगा हमारे पास। दूसरा देखना तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का P में हमारे पास 3 बॉक्सेस
यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब इसमें तो हमारे पास कोई sp मिक्सिंग नहीं होगा, तो पाई वाला नीचे आने की कोई बात ही नहीं है। अब हमारे पास देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 2s में कितने, 2, 2p में कितने, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 1s है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2s है, ये 2p है और ये 2p है। तो अगर हमारे पास यहाँ से बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की बात करेंगे तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितने हो गए, 5 5 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से देखो टोटल हमारे पास पहले तो पेयर्ड सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक। जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कम होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इसीलिए O2 जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ MOT से एक्सप्लेन कर पाते हैं। दूसरा अब हमारे पास देखना कि यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ से समझना बॉन्डिंग में कितना 2 2 4 हमारे पास 6 10 आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और हमारे पास 4 8 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा 2 सॉरी 4 हाँ 2/2 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये डायमैग्नेटिक, क्लियर। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस पे भी माइनस माइनस होगा और इसके बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब यहां से एक छोटा सा तरीका और समझ लेना कि अगर तुम्हें पता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, जी सॉरी, अगर तुम्हें डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मॉलिक्यूल्स को देख के, तो इसमें पता चल गया कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना था 18 इलेक्ट्रॉन्स था। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो 18 में 8 हटा देना डायरेक्ट। अब बात समझना, 18 में 8 हटा दोगे तो क्या बनेगा, क्यों हटा रहे थे, देखो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 है। अगर हमारे पास 1s और 2s ऑर्बिटल अगर फुल्ली फिल्ड है तो उस केस में उसका कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, जितना बॉन्डिंग में उतना ही एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में खत्म। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे 18 में 8 गया तो ये बचा कितना 10, सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फिजिबल होंगे बॉन्डिंग ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए। अब देख लो कि ये 18 था तो sp मिक्सिंग होगा, नहीं होगा, 14 से कम होगा, तो उसी हिसाब से भर लो। अब यहां से सिर्फ ये बॉक्स बनाना और ये डायरेक्ट आंसर ले आओगे। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे करोगे तो 6 - 4 2 आएगा, 2/2 1 आ जाएगा। तो इसी से डायरेक्ट कर देना जितना, अगर हमारे पास 1s और 2s भरा रहे तो डायरेक्ट 8 घटाओ, जितना बचा उसका इलेक्ट्रॉन्स का भरो और वो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर दे देगा। तो ये बाकी बात करने की जरूरत नहीं, मगर ये थ्योरी एग्जाम में ना करें 11th का, ये आपको करना है क्वेश्चंस बनाते समय। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।